here for discuss on very important topic earthquake यानी कि भूकंप। तो हम जानेंगे कि भूकंप आने के पीछे की वजह क्या होती है। तो इसमें सिंपल हम समझेंगे कि हमारा जो अर्थ का इनर और आउटर फोर्सेस होते हैं, जब उसमें एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी का जब निष्कासन होता है तो उसकी वजह से तरंगें उत्पन्न होती हैं, और वही तरंगें जब पृथ्वी पर बाहर की रूप आने लगती हैं तो उस वही वजह होती है भूकंप के आने की। कभी ये वाटर के रूप, वेपर के रूप में आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, कभी ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा ये उत्पन्न होता है, जो जब हम देखते हैं कि लावा के रूप में ये बाहर आ रहा होता है। तो अब हम सबसे पहले देखें कि ये कितने टाइप का होता है। ये अर्थक्वेक दो टाइप का होता है मेनली। पहला हम देखेंगे मैनमेड और दूसरा होता है नेचुरल। मैनमेड में कभी हमने देखा होगा कि कभी कंक्रीट के लिए या पहाड़ों को तोड़ा जाता है, माइंस बिछाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी एक झटका सा महसूस होता है, तो उसको हम रखेंगे मैनमेड अर्थक्वेक में। मैनमेड अर्थक्वेक में और आप देख सकते हैं कहीं पे अगर टेररिज्म का ज्यादा है वो एरिया में, अगर टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं तो कहीं पे अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं तो वो भी एक झटका सा हमें महसूस होता है, यानी कि वो मैनमेड अर्थक्वेक में आएगा। आगे हम देखेंगे नेचुरल अर्थक्वेक में। नेचुरल अर्थक्वेक में हमारा कंट्रोल होता नहीं है, वो कम्प्लीटली वो नेचुरल पे डिपेंड करता है। तो नेचुरल अर्थक्वेक आने के सम कॉजेज हैं। तो वो कॉजेज है, सबसे है पहला है हमारा वॉल्केनिक इरप्शन। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो हम जानते हैं कि मैग्मा जब अर्थ पे आता है तो काफी फोर्सफुली ऊपर की तरफ धकेलता है उस मैग्मा को, तो उसकी वजह से भी हमारा अर्थ का जो प्लेटों का संचरण है वो बिगड़ता है, या वो उसमें जो तेजी से वो घूमती है, तो एक वजह होता है हमारा भूकंप आने का। दूसरा है इंटरनल गैसेस। जब इंटरनल गैसेस यानी कि मीथेन CH4 का रिसॉर्ब होता है तब हम कहीं देखें कि कई जगह पे वो धरती फटने या अलग होने या बड़ी खाई सी बनने की घटना हम देखते हैं, तो वो भी एक वजह होता है हमारे अर्थक्वेक आने का। आगे है हमारा सरप्लस वाटर प्रेशर, यानी कि मैंने पहले भी बात की कि वाटर प्रेशर या फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में धरती पे जो आता है। आगे हमारा है अर्थ क्रस्ट कंसंट्रेशन इसमें, और आगे हम देखेंगे रोटेशन प्लेट या फिर प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है भूकंप को लेके, इसके पीछे की बहुत सारी थ्योरीज भी है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब हमारा अर्थ कम्प्लीटली 7 लार्जेस्ट प्लेटों पर डिपेंड करता है और बाकी 32 हमारे स्मॉल प्लेटें हैं। तो ये प्लेटें जब मूव करती हैं, एक दूसरे से दूर खिसकती हैं या पास आती है या एक दूसरे को कंप्रेस करके ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, तो वो भी वजह होता है हमारे भूकंप आने का। और सबसे मेन हम इसमें देखेंगे हमारा अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ पे कहाँ कहाँ है। तो सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो हमारे आते हैं पैसिफिक ओशन बेल्ट में, और ये इस बेल्ट पे हमारा जापान और अमेरिका है। और सबसे फैक्ट की बात है कि वर्ल्ड के 60% भूकंप, हमारे अर्थ के 60% भूकंप इस जोन में आते हैं। और बेसिकली ये माना गया है कि 1500 यानी कि 1500 टाइम्स साल में भूकंप रिकॉर्ड किए गए हैं जापान में। और अगला हमारा है इंटरकॉन्टिनेंटल बेल्ट। इस रीजन में हमारा इटली, चाइना और एशियन और कुछ बाल्कन के क्षेत्र आते हैं, और इसमें पूरे अर्थ का 21% भूकंप आता है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे मिड अटलांटिक बेल्ट। इसमें हमारा नॉर्थ आइसलैंड आता है जो कि एक भूकंप जोन है। आगे हम देखेंगे कि भूकंप जो आते हैं तो हम उसे किस तरह से देखते हैं। तो इसे मेनली 3 तरंगों में बांटा गया है, जिसे हम वेव भी कहते हैं, P, S, L और L। तो P वेव को हम देखेंगे किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, और इसकी स्पीड 8 किलोमीटर होती है। और हमारा दूसरा है सेकेंडरी वेव, इसे शेयर वेव भी कहते हैं, और इसे ट्रांसफर वेव भी बहुत जगह कहा गया है। इसकी स्पीड फुल होती है 4 किलोमीटर के आसपास। और सबसे लास्ट हमारा होता है लॉन्ग वेव, इसकी स्पीड देखी गई है 1.5 to 3 किलोमीटर। आगे हम देखेंगे कि जो भूकंप जो आता है तो उस पर उस पॉइंट को या फिर उस केंद्र को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल में समझते हैं कि इस केंद्र से अगर भूकंप उत्पन्न हुआ है तो इसे हम कहेंगे फोकस पॉइंट, यानी कि मूल केंद्र, हिंदी में हम इसे कहेंगे। और ये जब भूकंप ऊपर की तरफ, ये धरातल की तरफ जब बढ़ता है तो जिस पॉइंट से ये बाहर आता है इसे हम कहते हैं एपिसेंटर, यानी कि अधि भूकंप का हमारा अधिकेंद्र। और इसी के बीच में एक ऐसा जोन होता है जहां भूकंप की छाया नहीं पहुंचती है, जहां भूकंप का असर नहीं होता है, वो हमारा कहलाएगा शैडो जोन। तो यहाँ तक हम समझ जाए। आगे हम देखेंगे कि इस भूकंप की पढ़ाई को क्या कहते हैं। इस भूकंप की पढ़ाई करने वाले को सिस्मोलॉजी कहते हैं, और इसे इन तरंगों को जो मापते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब स्केल पे हम इसको 3 तरह के स्केल में रखेंगे। पहला है रॉकी फेरेल स्केल। इस स्केल में जो मापक रखा गया है वो 1 से 11 तक रखा गया है। आगे है हमारा मर्केली स्केल। इस स्केल में 1 से 12 तक के मापक को रखा गया है। और सबसे लास्ट जो कि हम आजकल यूज करती है रिएक्टर को, रिएक्टर स्केल में टोटल 0 से लेकर 10 तक का रखा गया है। और रिएक्टर स्केल के जो इसे बनाने वाले थे वो थे हमारे सर चार्ल्स राम, जिन्होंने 1935 में इस रिएक्टर स्केल को लाया था। आगे हम देखेंगे कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम था H.D. लव। वो ब्रिटेन के गणितज्ञ थे।
उन्हीं के द्वारा ये तीनों वेव का नामांकन किया गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। तो हम समझते हैं अर्थक्वेक में इसके वेव्स के बारे में। तो इसमें हम जैसे कि जानते हैं कि 3 तरह के वेव होते हैं, पी, एस और एल वेव। पी वेव को प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी कहते हैं, और ये जो संचरण करती है अर्थ पे, ये साउंड की स्पीड से संचरण करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और ये जो मूव करता है ये हमारा सॉलिड से मूव करते हुए अंततः ये लिक्विड में जाके विलुप्त हो जाता है। और आगे हम देखेंगे सेकेंडरी वेव के बारे में। सेकेंडरी वेव को शेयर वेव और ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वेव को हिंदी में हम अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो सेकेंडरी वेव जो हमारा मूव करता है ये हमारा सॉलिड टू लिक्विड जाता है, और धीरे धीरे ये लिक्विड यानी कि कोर में जाके पूर्णतया ये समाप्त हो जाता है। इसकी स्पीड पी वेव के मुकाबले 40% होती है। और इसे हम इस जगह एक बात करेंगे कि हम कोर को लिक्विड, अगर हम जाने कि हमारा कोर लिक्विडिटी है वहाँ पे, तो इसकी भी वजह सेकेंडरी वेव ही है, क्योंकि इस वेव के वहाँ विलुप्त होते ही हमें पता चला कि हमारा कोर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। आगे हम देखेंगे एल वेव को, यानी कि इसे हम सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इस वेव में ये वेव एक तो बहुत स्लो होता है, और ये सरफेस वेव से इसलिए कहा गया क्योंकि ये धरातल पे सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है, ये सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। और ये लॉन्ग पीरियड वेव होता है क्योंकि ये जब मूव करता है तो ये काफी लंबे समय तक मूव करता है हमारे, और फिर लास्ट में ये जाके कोर में जाके ये विलुप्त हो जाता है। और यूं तो हम भूकंप का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब भूकंप आने वाला रहता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि भूकंप कब आएंगे। कुछ होते हैं ऐसे सिम्टम्स जिससे हम पता कर सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। तो ऐसे हम वैज्ञानिकों द्वारा माना गया कि जब भूकंप आने वाला रहता है तो उस टाइम हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे हम RN से डिनोट करते हैं।